हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के लगभग अंतिम वीडियो के ऊपर हैं। देखो 5 यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसकी आवश्यकता अभी आपको नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, व्यूज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अंतिम प्रार में बताया और जितना 5th यूनिट पे थामा है, थाम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ है। लास्ट डे में मैं और पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता। अभी मैं जिस क्वेश्चन के साथ आपके साथ आया हूं, अंतिम प्रहार के 12 क्वेश्चन कराने के बाद भी मैं जब आपके पास आया हूं तो बात तो न्यूमेरिकल की ही है। तो किस तरीके का न्यूमेरिकल अपन को देखने को मिलता है, एग्जाम में क्या पैटर्न का आता है और इसकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सारी बातें एक एक करके मैं जो 2 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, जो हमने एनालिसिस करा है एकेटीयू में 2 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, दोनों ही इस वीडियो के अंदर अपन बनाना सीख लेंगे। कोई भी आपको मैं रूल भी इसका साथ में याद करा दूंगा, भले आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए। ये फॉर्मेट भी अगर आप बनाकर आएंगे तो 10 में से 6 नंबर तो आपके आने तय हैं, क्योंकि उसके अंदर गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो सर क्या है, तो आप एग्जाम का ही कोई क्वेश्चन करा देते हैं, तो हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन ले लिया है। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि ये पेपर है अपना 2019-20 का एकेटीयू में आया हुआ पेपर है, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से है ये। अभी ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट का नाम डिफर था लेकिन ये वाले क्वेश्चन अपन को बार बार देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रॉडर कर देता हूं, ये अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी, देखिए परेशान मत होना, न्यूमेरिकल देख के घबराना मत, ये न्यूमेरिकल बना लोगे। प्लस माइनस 2 तक की प्लस माइनस करने आती है ना, 2 डिजिट की, तो बन जाएगा क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हॉज म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है, 1,30,000। फेयर रेंट दिया हुआ है 1,10,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है कंट्रोल एक्ट 1,20,000। प्रॉपर्टी 11,000 रुपए हर महीने उसको किराया आता था, लेकिन एक अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है जो किराया नहीं आया। मैं फिर बोल रहा हूं, अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि जो किराया नहीं आया। कंडीशन क्या है, रूल 4 सेटिस्फाइड हो रहा है, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 40,000 रुपए दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग 40,000 रुपए दिया हुआ है। और कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अकाउंटिंग ईयर 1920। अब सर करना कैसे, अप्रोच सिखाओ पहले तो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अनिरुद्ध जो साहब हैं इनके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे को निकालनी है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में कल देखने को आपको मिलेगा। सेम डेटा, थोड़ा सा डेटा चेंज होगा पर देखने को इसी तरीके से मिलेगा। अब ये जो अनिरुद्ध साहब हैं, ये आपको क्वेश्चन आ रहा है कि इन अनिरुद्ध साहब की मेरे को हाउस प्रॉपर्टी निकालनी। तो हाउस प्रॉपर्टी होती क्या है, मान लेते हैं कि मेरा एक घर है, ठीक है, इसको मैंने किराए पे दिया है। इसको किस पर्पस पे दिया है, मैंने रेंट पे दिया है। उससे मेरे को कोई इनकम जो जनरेट होती है, जो मेरे को इनकम जनरेट हुई, वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। इस इनकम पे गवर्नमेंट कहती है कि भैया टैक्स भरो। अगर मेरे पास 4 मकान हैं तो गवर्नमेंट कहेगी कि जो 3 मकान आपके डीम्ड इनकम मान के भी आपको टैक्स भरना है, यानी एक ही इनकम का। और यहां तो कोई अनिरुद्ध साहब के एक ही मकान दिया हुआ है जिसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो ये जो रेंटेड इनकम आती है इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है तो पूरा इनकम टैक्स का पार्ट कॉमर्स में बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स जब हम पढ़ाते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन बनता है। तो अपने को एमबीए के अंदर कैसे अप्रोच करना है सर इस क्वेश्चन को, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, जीएवी तक, यानी वो जो हाउस है उसकी जीएवी क्या है, इसको निकालने का अभी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या, मेथड है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते उसको, मेथड ही बोलेंगे। जीएवी निकालने के बाद उसमें से आपको म्युनिसिपैलिटी टैक्स, यदि वो ओनर ने पेड किया है, किसने पेड किया है, ओनर ने पेड किया है। वैसे आपके जो क्वेश्चन है एमबीए में उसमें ओनर पेड ही मिलेगा, उसको माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई 1,00,000 रुपए और म्युनिसिपैलिटी टैक्स है मेरे पास 10%, 10,000। ठीक है, तो कितनी आई मेरे पास नेट टैक्सेबल वैल्यू। अब नेट टैक्सेबल वैल्यू जो आएगी, अभी तो पहले तो 90,000 आई,
ये 90,000 आपको निकालना आ जाएगा ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, केवल म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस होगा। ये जीएवी की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, चिंता मत करो। ये 90,000 में से दो चीज आपको माइनस करनी है। कौन सी चीज माइनस करनी है सर? दो चीज माइनस करनी है। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%। कितना है? 30%, यानी कि 27,000 रुपए आपको इस वैल्यू से माइनस करने। इसके अलावा हो सके जो अगर बुक क्वेश्चन में दिया हुआ हो, अगर इसने इंटरेस्ट ले रखा है, मतलब मकान लिया था उस पे लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, जो हाउस लोन का ब्याज होता है ना, इंटरेस्ट होता है, वो टैक्स फ्री होता है। हाउस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो इसको इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। इस इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट जो था वो 3,000 था। तो नेट टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई? 90 माइनस 27 माइनस 3, तो 60,000 रुपीज अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। सिंपल है। कहां दिक्कत आई? देखो जीएवी निकाला, जीएवी में से 30% माइनस करना स्टैंडर्ड डिडक्शन का, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना। अच्छा, इंटरेस्ट में भी 1/5 का रूल है, लेकिन आप 1/5 भी याद मत रखो, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन आएगा एमबीए में। इंटरेस्ट माइनस करना है और 30% माइनस करना है, जो आएगा। अब सर ये बताओ कि जीएवी कैसे निकालेंगे? जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बहुत सिंपल सा नियम है इसका। इसमें कुछ रेट दी हुई होगी आपको। पहली होगी म्युनिसिपैलिटी रेट, ठीक है, एमआर के नाम से लिख दिया मैंने। एक होगी फेयर रेट, फेयर रेट। एक क्या होगी? फेयर रेट। एक होगी म्युनिसिपैलिटी रेट और एक क्या होगी? फेयर रेट। इन दोनों में से आपको लेना है सबसे पहले हायर। क्या लेना है? हायर। इसके बाद एक आपको स्टैंडर्ड रेट गिवन होगी। कौन सी रेट गिवन होगी? स्टैंडर्ड रेट। उन दोनों में से फिर लेना है आपको लोअर। कौन सा लेना है? लोअर। इसके बाद आपको एक्चुअल रेंट और गिवन होगी। रेट ये रिसीव हुआ है। देखिएगा, थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं जितनी चीजें दिखाई देती है। जब भी एक प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी, मान लो कि एक मकान है मेरे पास, ठीक है, इसका नगर पालिका में, म्युनिसिपैलिटी में एक वैल्यू होगी, तो मैं उसको म्युनिसिपैलिटी की रेट बोल देता हूं। एक फेयर वैल्यू होती है। फेयर वैल्यू मतलब कि जो एजेंट डिसाइड कर देते हैं कि भैया इस मकान का कम से कम 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, 10,000 रुपये तो इतना बनता ही है, तो ये उसकी फेयर वैल्यू होगी। और स्टैंडर्ड यानी कि मार्केट में कुछ चल रहा है, मार्केट की जो रेट है स्टैंडर्ड की, वही इस एरिया की स्टैंडर्ड 12,000 रेट है। इस एरिया की स्टैंडर्ड 12,000 रेट है। 3 रेटें हैं। देखो अभी तक 3 रेटें हैं। अभी तक मेरी रेट नहीं आई है जिसपे मुझे रेंट मिला है। एक पहली वो रेट जिसमें म्युनिसिपैलिटी ने घोषणा कर रखी है, एक फेयर रेट जो सामान्यतः सब जन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट जो एजेंट ने फिक्स कर रखी है या उस एरिया की फिक्स्ड हुई हुई है, और एक एक्चुअल रेट जो मुझे मिलती है। बात समझ में आई? एक एक्चुअल रेट जो मैं गेट करता हूं, प्राप्त करता हूं, वो एक्चुअल रेंट है। ठीक है, तो अब इन चारों के अकॉर्डिंग में म्युनिसिपैलिटी रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेट, तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी और फेयर रेंट के बीच में हायर का कंपैरिजन करेंगे। आए क्वेश्चन पे आए? क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं भाई साहब को, चलो थोड़ा सा, हाँ तो जब मैंने इसको शॉर्ट करा, अब आपको यही क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं देखो वैल्यू रेट्स आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। यही क्वेश्चन अपन उड़ा देंगे, यही उड़ा देंगे, पीछे आपको सॉल्यूशन ही डायरेक्ट करना होगा। क्या निकालना है? मेरे को जीएवी निकालना है। देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, इसमें से 30% माइनस करना है, इसमें से इंटरेस्ट का पैसा माइनस करना है। फॉर्मेट बन गया? ठीक है। अब ये जीएवी तक निकालना है तो 30% तो जीएवी का निकलेगा। इंटरेस्ट कुछ दिया हुआ है, इंटरेस्ट देखो 40,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो आराम से शांति से 40,000 रुपए का ये इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो मैं क्या करूं, ये इंटरेस्ट का यहाँ पे तो 40,000 लिख देता हूं। फॉर्मेट में नंबर मिल गए, 10 में से 1 नंबर मिल गया भैया, ये इतना सा इंटरेस्ट का लिखने का स्टेप मार्किंग है इस क्वेश्चन में, याद रखना। म्युनिसिपैलिटी रेट है 10%, यानी जीएवी कितना निकलेगा? जीएवी का 10%, सॉरी म्युनिसिपैलिटी टैक्स यहाँ पे माइनस होगा और उसके ऊपर अपन वैल्यू पे 30% निकालेंगे। एक बार
वापस से अपन थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हुए, हाँ, सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन में देखो, अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल रेट इज 1,30,000। म्युनिसिपल की वैल्यूएशन कितनी है? 1,30,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिख दो 1,30,000, लिख दी। कोई दिक्कत इसमें नहीं निकली। जीएवी निकालना सिखा रहा हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है, ये निकली। इसके बाद बोला फेयर रेंट। ये सारा एग्जाम में एज इट इज गिवन होगा, चिंता मत करना, एक स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना। फेयर रेंट कितना है? 1,10,000। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1,30,000 बड़ा है, इसको इधर लिख दो 1,30,000, कंपैरिजन के लिए इधर लिख दिया, बात खत्म। इसके बाद कह रहा है स्टैंडर्ड रेट अप टू कंट्रोल 1,20,000। इसमें तो मैंने देखा है हायर, और स्टैंडर्ड रेट में मैं देखूंगा लोअर। पहले हायर देखूंगा फिर लोअर देखूंगा, तो स्टैंडर्ड रेट कितनी आई? लोअर 1,20,000। बात समझ में आई? तो जीएवी में अभी भी जीएवी नहीं निकला है, अभी केवल अपन सीख रहे हैं किससे क्या कंपेयर किया। पहले म्युनिसिपैलिटी रेट और फेयर रेट को कंपेयर किया तो हायर निकाला, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी रेट और फेयर रेट को कंपेयर किया तो हायर निकाला। इस हायर को पकड़ के स्टैंडर्ड एंट्री से कंप्लीट करूंगा तो लोअर निकालूंगा, तो 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 मेरे को मिल रहा है। अब प्रॉपर्टी में मिला कितना है? प्रॉपर्टी कह रही है 11,000 रुपए पर मंथ किराए पे रही है। प्रॉपर्टी कितने हजार रुपए पे किराए पे रही है? एक्चुअल रेंट निकालना है तो 11,000 दिया है। महीने कितने होते हैं? 12। तो टोटल कितना हुआ? 1,32,000 रुपए मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन कोई अनरियलाइज रेंट दिया है क्या? अनरियलाइज रेंट मतलब वो पैसा जो मुझे मिला नहीं है। तो अनरियलाइज रेंट क्या है? 11,000 माइनस कर दिया तो नेट क्या मिला? 1,21,000। क्या मिला? 1,21,000। क्लियर हो गया? 1,21,000 आपको मिल गया। अब स्टैंडर्ड रेट कितनी निकल कर आई थी वहां पर? चलो क्वेश्चन करो। स्टैंडर्ड रेट निकली थी 1,20,000। अब इसमें से हायर कंपेयर करोगे क्योंकि एक्चुअल ज्यादा मिला है। देखो, एक स्टैंडर्ड मिलना था, स्टैंडर्ड 1,20,000 मिलना था और एक्चुअल आपको कितना मिल गया? 1,21,000 रुपए रेंट मिल गया। स्टैंडर्ड आपको इतना मिलना था, मतलब ये आपका ईआर तक एस्टिमेट हुआ कि 1,20,000 तो सर इस प्रॉपर्टी का बनता ही बनता था। लेकिन जो लैंडलॉर्ड था वो चालाक निकला, उसने कितने कमाए? 1,21,000। तो मेरी जीएवी क्या होगी? 1,20 के 1,21, 1,21 होनी चाहिए ना सर? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन दोनों में से ये ज्यादा है। अगर ये मान लो कि क्वेश्चन उल्टा होता, कैसा होता कि यहां पर मेरे को 1,21 की जगह 80,000 मिलते, तब मैं एक्चुअल रेंट 80,000 ही लेता। क्यों 1,20 क्यों नहीं लेता? क्योंकि मेरे को एक्चुअली तो इतनी कमाई हुई, जितनी कमाई होगी अगर वो मेरे स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा आ रही है तब मैं उसको कंप्रोमाइज चेक करूंगा। अगर वो उससे कम आ रही है तो मेरी एक्चुअल रेंट ही सही है, ठीक है। ये बात फंडे क्लियर करना, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए की इनकम हो रही है तो 100 रुपए पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, और 80 की इनकम हो रही है तो 80 पे टैक्स लगाएगी, यानी स्टैंडर्ड रेट उस समय नहीं चेक करेंगे। तो 1,21,000 रुपए ये हो गई। अब मेरे को इसमें म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस करना है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी टैक्स म्युनिसिपैलिटी की वैल्यू पे लेना चाहिए ना, तो म्युनिसिपैलिटी की वैल्यू कितनी आई है? 1,30,000 रुपए। टैक्स कितना है? 10%, तो 13,000 टैक्स होना चाहिए ना। 1,30,000 और 13,000 माइनस होने चाहिए ना। बताओ, कोई मुश्किल आया यहां तक अभी करने में? अब इसमें से जो वैल्यू आएगी उसमें से अपन को, ये तो फॉर्मेट रहा, ये रहा पूरा क्वेश्चन। 1,21,000 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 1,21,000 इसमें से 13,000 मैंने यहाँ माइनस करे, क्या वैल्यू आई? 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपए में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है 32,400 और 40,000 रुपए का इंटरेस्ट जो अपन ने कैलकुलेट करा था 72,400। इन दोनों की टोटल आई, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 35,600 अपना आंसर आ गया। यह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर से मैं बताता हूं, देखो अभी तक समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ पूरे दिलो जान से लगा हूं। वीडियो बड़े लंबा होगा, रात बड़ी लंबी होगी, लेकिन कामयाबी का मजा तो तभी आएगा जब ये क्वेश्चन कल बना के आओगे। तो मेरे को जितनी खुशी होगी ना आप ये क्वेश्चन बना के आओगे, जिससे किसी को नहीं होने वाली। एक आपके माता पिता, एक मैं और एक आप, ठीक है। तो देखते हैं। देखो पहले क्या करना है, म्युनिसिपैलिटी रेट आपको गिवन होगी, क्लियर है।
फिर रेट गिवन होगी। इन दोनों में से तो भैया हाई ले लेना। जब तीसरी रेट कौन सी गिवन होगी, अच्छा लिख लेना आप, है ना, ये दोनों रेट गिवन है, लिख ली। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट मेरे को गिवन है, लिख ली। स्टैंडर्ड रेट और ये जो हाई निकला है, ये जो हाई निकला है इसका कंपैरिजन होगा, तो इसमें से मैं लो लूंगा। स्टैंडर्ड और हाई में से जो भी लो होगा उसको लिया जाएगा। अब इसका जो कंपैरिजन होगा, इस लो के कंपैरिजन में जो एक्चुअल रेट है, एक्चुअल रिसीव्ड किया है मैंने, उसमें जो भी हाई आएगा, इन दोनों में जो भी हाई आएगा, यानी नियम क्या बनता है, हाई लो हाई, अगर नॉर्मल केस होता है तो, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा होता है तो तब, वरना एक्चुअल रेंट जो कम होगा तब तो अपन लो ही रहेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे इसका हाई लो हाई, बात समझ में आई। फिर से आपकी क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो अब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह तो सब इधर उधर की बातें हैं, अपना काम है क्वेश्चन को निपटाना। चलिए एक बार एग्जाम में जैसा क्वेश्चन अपन को मिलता है उस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम में हमको इस तरीके का देखने को क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो यहीं पे अपन क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, यहीं पे उड़ा देंगे और कोई चिंता की बात नहीं करना। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन, यानी कि यहां पे ही लिख लेना एमवी दिया हुआ है, कितना दिया है 1,30,000, ठीक है, यहां पे 1,30,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू 1,10,000, फेयर वैल्यू 1,10,000, दोनों में से कौन सा ज्यादा है, म्युनिसिपल रेट है ना, ले लो उठा लो, 1,30,000 उठा लो, ये मेरी रेट हो गई। आगे बढ़ो, स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड रेट में नियम क्या कह रहा है, जो कम होगा। स्टैंडर्ड रेट क्या कह रही है, कंट्रोल एक्ट 1,20,000, तो मेरी रेट क्या हो गई 1,30 की जगह मैंने अब 1,20, क्योंकि 1,30 से 1,20 कम है, तो मेरी रेट क्या हो गई है यहां पर 1,20,000 इज माय आंसर। अब 1,20,000 को किससे कंपेयर किया जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड से। एक्चुअली मेरे को कितना पैसा मिला है, 11,000 रुपए हर महीने मिलता था, तो टोटल 12 महीने का कितना मिलना चाहिए, 1,32,000 रुपए। लेकिन अनरियलाइज रेंट मतलब कि इस साल पैसा मिला नहीं है, तो कितना नहीं मिला है, 11,000 नहीं मिला है, तो कितना हो गया 1,21,000 हो गया। अब 1,21,000 मेरे को मिल गया, स्टैंडर्ड रेट उसकी 1,20,000 थी, तो अब कोई भी बता देगा सर ज्यादा मिला है तो ज्यादा पे ही टैक्स लगेगा ना, तो अपन को तो 1,21,000 मिल गया, तो 1,21,000 पे टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने से पहले सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो है वो 10% ऑलरेडी पेड है, 1,00,000। अब म्युनिसिपैलिटी टैक्स म्युनिसिपैलिटी वैल्यू पे निकलता है, वो ऑलरेडी गिवन होगी। 1,30,000 का 10% माइनस करोगे तो 13,000 रुपए माइनस होगा। 13,000 जैसे ही माइनस होगा तो यहां पर 1,08,000 रुपए आंसर आएगा। अब दो चीजें इसमें से और माइनस होगी, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और अगर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है तो, है ना। और म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी तभी माइनस होता है जब वो ओनर पेड करे, वैसे एग्जाम में ओनर ही पेड किया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें से दो चीजें माइनस कर दी, जब माइनस करके अपना 35,600 आंसर आ गया था। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं ऐसा, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, सब आपके लिए ही है, सारी चीजें हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घूम रहा है, क्या घूम रहा है कि एक्चुअल रेंट जो होगा वो स्टैंडर्ड रेंट से डिफर हो जाएगा। आ जाओ, गणेश साहब का क्वेश्चन कहां गया, गणेश जी का क्वेश्चन आया। अब गणेश जी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अब सुनिएगा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्या कह रहा है, गणेश साहब की म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कमाते ही है, ठीक है। मैं क्या करूं, कुछ भी मत करो सर, आप तो ऐसा करो कि यहां पे लिख दो म्युनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख, ठीक है, इतना लिख दिया। इतना तो कर दोगे ना, एग्जाम में म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू लिख देना। उसके बाद कौन सी है, यहां पे फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू का क्या है सर, फेयर वैल्यू कहां गया, फेयर वैल्यू ये रहा, द फेयर रेंट इज 2 लाख रुपए। म्युनिसिपल कह रहा था कि 2.5 लाख मिलने चाहिए थे, एजेंट कह रहे हैं, सब जगह कह रही है 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद कि रेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग 2,10,000 रुपए स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट कितनी है, 2,10,000 रुपए। सबसे पहले तो इन दोनों में से मैं क्या चेक करूंगा, हायर, हाई लो हाई का नियम है, लेकिन तीसरा वाला हाई स्टार लगा के, वो स्टार ही अभी सही कर रहा हूं। हाई, इन दोनों में से हाई कौन सा है, 2.5 लाख हो गया ना 2.5 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो परेशान मत हो, है ना, 2.5 लाख हो गया। अब स्टैंडर्ड रेट कितनी है, स्टैंडर्ड रेट है 2,10,000, ठीक है।
2,10,000, तो इन दोनों में से मैं क्या चेक करूंगा, पहले तो हाई चेक करता हूं, फिर क्या चेक करता हूं, लो। तो कितनी आई, 2,10,000। लेकिन अब मेरे को क्या चेक करना है, हाई चेक करना है। लेकिन इससे पहले मैं चेक तो करूं, स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग मेरे को 2,10,000 रुपए मिलने चाहिए थे। मेरी गणेश जी की जो इनकम है वो 2,10,000 रुपए वहां पे, लेकिन उनको एक्चुअल में कितना मिला है वो तो निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट तो निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेंट कंट्रोल इतना है, प्रॉपर्टीज वाज लेट आउट फॉर 20,000 रुपए हर महीना मिल रहा था। कितना, 20,000 रुपए, 12 महीने मिलना चाहिए था। हाउएवर द टेनेंट वेकेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 31/1 को वो छोड़ के चला गया, यानी 2 महीने। मैंने फिर से कहा था फाइनेंशियल ईयर कब से चल रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। देखो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जनवरी को चला गया, तो 2 महीने का रेंट नहीं आया होगा, खाली रहा है मकान, तो 2 महीने का रेंट नहीं आया। टोटल कितने महीने का रेंट आना चाहिए, 10 महीने का। लेकिन उसमें से भी उसने 20,000 का जो है रेंट नहीं दिया है। कितने का, 20,000 का। तो कुल मिला के एक्चुअल रेंट मेरे को कितना रिसीव होना चाहिए था। कोई पूछे तो क्या बोले कि सर 20,000 रुपए था, आपने 10 महीने के लिए किराए पे लिया, तो 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 2 लाख रुपए। लेकिन सर आपने 20,000 रुपए उसने अभी तक आपको चुकाए नहीं है, तो अभी तक आपको पैसा कितना मिला है, 1,80,000 रुपए। यानी एक्चुअल रेंट अभी तक कितना रिसीव हुआ है, 1,80,000। अब भले स्टैंडर्ड रेट और इसके अंदर एक्चुअल रेंट कम है ना, तो नियम क्या कहता है, नियम तो ये कहता है हाई लो, हाई का नियम कहता है, तो यहां भी हाई होना चाहिए, 2,10,000 पे टैक्स लगना चाहिए। लेकिन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जेब में तो मेरे 1,80 आया है। सरकार कभी भी आपने जो पाया नहीं है उस पर कैसे टैक्स लगाएगी। अगर यहां पर एक्चुअल रेंट 3 लाख होता या 2,30,000 होता या 2,40,000 होता तो 2,40 पे कैलकुलेशन करते। लेकिन यहां पर एक्चुअल रेंट कितना है, 1,80,000 है। हमें मिला कितना था, 2,10,000 था, तो नियम से क्या बनेगा, 1,80,000। तो यहां पर मेरी जीएवी क्या आ गई है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,80,000 रुपए। अब यहां तक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस करो, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर क्या करोगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाओगे। उसके बाद क्या करोगे, सर कोई कैपिटल इंटरेस्ट लिया होगा तो माइनस कर देंगे। ये दोनों अमाउंट माइनस होंगे और यहां पर आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्वेश्चन भी किया है, ये क्वेश्चन ये रहा। देखो यहां पर 1,80 तक आप आ गए हो, ठीक है। 1,80 के बाद यहां पर म्युनिसिपैलिटी रेट कितने, 8% लिया है। अच्छा, म्युनिसिपैलिटी का परसेंटेज दिया है 8%, किस पे लगेगा, म्युनिसिपैलिटी रेट पे लगेगा। म्युनिसिपैलिटी रेट अपनी 2.5 लाख थी ना, 2.5 लाख पे 8% लगाना है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखो कहां गया मेरा क्वेश्चन भैया, ये रहे। म्युनिसिपैलिटी रेट टैक्स इज 8% और इंटरेस्ट जो है वो 65,000 है। तो सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आए 1,60,000 रुपए। इस 1,60,000 का 30% निकालना है। याद रखना इसका निकालना है, इसका निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। ये जो डिडक्शन अमाउंट आएगा इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों की टोटल हो गई 1,13,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 47,000। सिंपल है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर नटशेल में समझाता हूं, कोई परेशान मत हो, फिर मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, है ना। समझ में आएगा, उसको समझ में आना पड़ेगा। हमने ठाना है, कुछ कर दिखाना है। सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी रेट ले लो और फेयर रेट लिख लो। इन दोनों में से जो हायर हो वो ले लो। उसके बाद इस हायर वैल्यू को पकड़ के स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करो। जब मैं ये स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करूंगा तो इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको ले लेना है। ये लोअर लेने के बाद ये लोअर रेट आ गई। अभी तक करना कुछ भी नहीं है, पेन नहीं चलाना, बस ये टिक करना है। ये लोअर लेने के बाद मेरे को एक्चुअल रेंट जो होगा वो चेक करना होगा। हमेशा वो मंथ में दिया होता है एग्जाम में। 10,000 है तो 12 करना है, 8,000 है तो 10 करना है, 8,000 है तो 12 करना है। लेकिन ये चेक कर लेना है कि मकान कितने समय तक किराए पे रहा। अगर 12 महीने किराए पे रहा तो 12 महीने का रेंट आएगा, 6 महीने किराए पे रहा तो 6 महीने का, 10 महीने। गणेश साहब में 10 महीने किराए पे था लेकिन 1 महीने का आया नहीं था, तो पहले एक्चुअल रेंट किराया करने पे इंटू नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा जो उनको आ रहा हो, और उसमें से जो अनरियलाइज रेंट यानी कि वो मिला नहीं है अभी तक, है ना, उसको माइनस करके तुम्हें एक्चुअल रेंट यहां पर आ जाएगा। इसमें से अब ये जो लोअर आया है और ये एक्चुअल रेंट आया है, इसको मैं कंपेयर करूंगा।
अगर इन दोनों में से नियम तो कहता है जो ज्यादा हो वो ले लो, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो मैं स्टैंडर्ड से लूंगा, अगर ये एक्चुअल रेंट लो है तब मैं एक्चुअल रेंट पे ही टैक्स कैलकुलेट करूंगा। मतलब अगर मेरे को स्टैंडर्ड रेट कह रहा है कि 2 लाख है और एक्चुअल रेंट है 2.5 लाख, तो मतलब मेरे को 2.5 लाख रुपए मिले तो मेरे को 2.5 लाख पे टैक्स देना चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड रेट 2 लाख है और एक्चुअल रेट जो आया है वो 80,000 आया है, तो मैं 80,000 पे ही टैक्स दूंगा, मैं 2 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जेब में जितना आएगा उतने पे ही देना है। लेकिन याद रखना, दोनों में से जो हायर है वो कब लिया जाएगा, मतलब जो जेब में पैसा आ रहा है सर उस पर कैलकुलेशन होगा इससे कंपैरिजन करने के बाद। बहुत से क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं एमबीए में, केवल जीएवी निकालने पे ही क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। इतना ही पूछा जा सकता है, 4 मकान दे देगा, चारों के जीएवी निकालने का बोल देगा और ये क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ना है, जब ये जीएवी आ जाए तो जीएवी में से अपन को क्या माइनस कर देना है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स। और ये म्युनिसिपैलिटी टैक्स किस पे निकलेगा, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू पे निकलेगा, म्युनिसिपैलिटी वैल्यू। वो निकलने के बाद इस वैल्यू का मैं क्या निकालूंगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कोई इंटरेस्ट हो लोन की किस्त पे, हाउसिंग लोन लिया उसका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो मेरी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ में आई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। दोनों क्वेश्चन 3-3 बार बनाइएगा, 2 क्वेश्चन है केवल 3-3 बार बनाइएगा, 6 क्वेश्चन बना के जाइए, 6 बार क्वेश्चन बना के जाइए। 20 तरीके के क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, केवल 2 क्वेश्चन दिन में 3 बार बनाइए, रात भर है बनाइए बनाइए बनाइए, सीखिए, रिवाइंड कर करके देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन आप बना के जाइए। दूसरा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन आने वाले न्यूमेरिकल, दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन तो इतना इजी है, मतलब कि एकदम ब्रेड एंड बटर, उसमें तो कोई मतलब जिसको टोटल लगाने आती है ना वो बंदा गलत नहीं कर सकता। अब सर वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये बंदा रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है, ये नॉन रेसिडेंट है, मतलब नॉन रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। ये बंदे की 3 वेराइटी है, क्या है, कैसे कैलकुलेट होती है, वो अपना 542 डेज का और 710 दिन का वो अपने पार्ट नहीं है, वो इनकम टैक्स का पार्ट है, अपने एमबीए में पार्ट नहीं है। पूछा जाएगा एक बंदा है, अब मिस्टर पिंटू ले लेते हैं, मिस्टर पिंटू कुछ इनकम अर्न करता है, ये इनकम अर्न करता है, तो इस पे टैक्स कहां कहां कैलकुलेट होगा। अब ये जो इनकम अर्न करता है ना, अर्न करता है, ये इंडिया में कर सकता है, बराबर बात है, इंडिया में। वो टेबल, एक टेबल याद करानी है और वो टेबल मैं याद करा दूंगा अभी 5 मिनट में, ये वीडियो खत्म होते होते वो सबको वो टेबल याद होगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है मन लगा के देख लीजिएगा बस, ठीक है। अब मिस्टर पिंटू कुछ इनकम अर्न कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, तो उसको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। आप सभी बोलोगे टैक्स तो सर देना चाहिए। अगर वो इनकम अर्न इंडिया में कर रहा है या वो रिसीव इंडिया में करेगा, इंडिया में करेगा, इंडिया होना बहुत जरूरी, याद रखना, इंडिया है तो जीवन है ना। तो इंडिया हो रहा है तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मिस्टर पिंटू बाहर गया, उसको बाहर घूमने के लिए भेजा, अमेरिका गया, साइंस डॉक्टर है, वहाँ ऑपरेशन करके आया, कुछ इनकम ली वहाँ से, उन्होंने कहा आप जाइए आपके अकाउंट में भिजवा देंगे। रिसीव कहाँ पे हुई? इंडिया में हुई। काम कहाँ किया था? अमेरिका में किया था। तो रिसीव इंडिया में हुई, काम कहाँ किया? अमेरिका में किया। तो उसको टैक्स इंडिया में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, ठीक है। अर्न इंडिया में करा, रिसीव बाहर हुई, इंडिया में ऑपरेशन करा और इंडिया वालों ने कहा आप यूएसए जाओ, आपके यूएसए के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो अर्न इंडिया में करा, रिसीव बाहर हुई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही याद रखना है। इनकम अर्न हो, इनकम रिसीव हो। अगर दोनों चीजें ना हो, मिस्टर पिंटू अर्न भी इंडिया में ना करें, रिसीव भी इंडिया में न करें, लेकिन इंडियन सिटीजन है, इंडियन रेसिडेंट हैं, भारत के मूल नागरिक हैं, तो भी उनको टैक्स लगेगा।
विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में उनको पैसा अर्न हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया में इनकम जनरेट हुई, इनकम भी ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में मिली है। नहीं, मैं केवल एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। इनकम मिली उनको, ऑस्ट्रेलिया में मिली, काम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, खेले वहां पे, लेकिन इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में टैक्स लगेगा कुल मिला के। लेकिन यदि यही फॉरेनर होते, कौन, कोई और ले लेते हैं अपने वार्नर साहब ले लेते हैं, ठीक है, मैक्सवेल साहब ले लेते हैं, अभी तो किमिंस साहब जो हैं वो हेजलवुड हैं, किमिंस हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनकी कोई इनकम ऑस्ट्रेलिया में कमाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कमा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव कर रहे हैं, तो इंडिया टैक्स मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, वो भारत के नागरिक नहीं है, वो फॉरेनर है, तो नॉन रेसिडेंट से तो नहीं मांगेगा। लेकिन रेसिडेंट हैगा तो छोड़ेगा नहीं, बस इतना सा याद रखना है। कोई दिक्कत आ रही है? इतनी सी बात याद रखो, भारत का नागरिक है तो कोई पैसा छूटेगा नहीं, और भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसको परेशान नहीं करेंगे जब तक वो इनकम इंडिया में कोई अर्न करे या इंडिया में रिसीव न करे या इंडिया से उसका बिजनेस कंट्रोल ना होता, ठीक है। ये बात याद हो गई। अब 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से व्यक्ति होते हैं सर? एक तो रेसिडेंट होता है, जैसे विराट कोहली साहब। एक एनआरआई व्यक्ति होते हैं जिनको अपन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं, जैसे तो नॉन रिलायबल इंडियन बोलते हैं वैसे तो उसकी एक्चुअल, बट नॉट ऑर्डिनरी, एनआरआई से याद रख लो, ये एनआरआई के लिए। और नॉन रेसिडेंट जो फॉरेनर है, जो परमानेंटली बाहर रहते हैं, फॉरेनर, ठीक है। इतने याद हो गई। अब ये सर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा? वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि विराट कोहली साहब, एक मिस्टर ए है, उनको इनकम मिली, इंडिया में मिली, यूएसए में मिली, जगह मिली, यहां मिली, वहां मिली, कोलकाता में मिली, है ना। वो इनकम पूछेगा और पूछेगा कि बताओ कि वो इनकम अगर वो रेसिडेंट होंगे तो टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट होंगे टैक्सेबल होगी, या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे टैक्सेबल होगी। यही कैलकुलेशन पूछी जाएगी। तो इस टेबल को मैं याद कराना हूं अब आपको। देखना, पहले टेबल पढ़ते हैं अपन, है ना। टेबल पढ़ेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। टेबल क्या कह रही है? इधर तो लिखा है सोर्सेस ऑफ इनकम, है ना, इधर लिखा है सोर्सेस ऑफ इनकम, इधर लिखा है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है। सबसे पहले देखो इंडिया आएगा ना, इंडिया, तो याद रखना वो टैक्सेबल है, हर एक व्यक्ति के लिए टैक्सेबल है, भले वो इंडिया में रिसीव हो या इंडिया में अर्न हो। इंडिया में रिसीव मतलब कि इंडियन बैंक अकाउंट में आया, ये सबके लिए टैक्सेबल है, क्लियर है। रेसिडेंट में तो सभी टैक्सेबल है, रेसिडेंट हो गया ना सामान्य नागरिक, तो उसको तो हर जगह टैक्स देना है। तो इनकम अर्न इन इंडिया पहली पॉइंट के अंदर लिखा है, तो टैक्सेबल रेसिडेंट का कॉलम पढ़ रहा हूं, इनकम रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल है। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम बाहर अर्न करी, ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच खेला, पैसा इंडिया में आया, टैक्स लगेगा। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मैच भी बाहर खेला और पैसा भी बाहर आया, तब भी इंडिया में टैक्स लगेगा। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया। अब क्या होता है कि बहुत सी कंपनियों के हेड ऑफिस इंडिया में होते हैं, लेकिन उनको बाहर से इनकम आ रही है। जैसे एयर एशिया का प्लेन एक दुबई से उड़ के कुवैत पहुंचा, उसको इनकम जनरेट हुई, लेकिन उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी उसकी इनकम। बात समझ में आई? इनकम अर्न केवल यही, अभी 4 पॉइंट ही क्लियर कर लो, 5वें पे बाद में आएंगे। यहां पे अभी इसको ढक देते हैं भैया, ठीक है। ये मैंने अभी पूरा ही काट दिया, लो और बड़ा चला देते हैं, लो इतने पे आप कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पूरा ही मैंने नीचे का लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, ठीक है। तो आओ अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो आपसे पूछेगा मिस्टर प्यारे लाल हैं, मिस्टर श्याम हैं, उनको इनकम हुई है, वो इनकम उनको इंडिया में हुई या विदेश में हुई, आप हमें ये बताएं कि उनको कितना इनकम टैक्स भरना है। तो इनकम टैक्स भरना है वो नहीं पूछेगा, उनकी टैक्सेबल इनकम पूछेगा, ठीक है। और उसमें वो बोलेगा कि वो या तो रेसिडेंट होंगे, क्या बोलेगा? या तो वो रेसिडेंट है, हाँ, या तो वो रेसिडेंट हैं, या वो थोड़ा सा इसको, हाँ, या वो रेसिडेंट हैं, या वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, या नॉन रेसिडेंट यानी फॉरेनर, अपने विदेशी, ठीक है। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट लाइक एनआरआई, ठीक है। रेसिडेंट यानी कि यहाँ के मूल निवासी, ठीक है। तो अगर वो इनकम इंडिया में अर्न करते हैं
तो टैक्स इंडियन को उसको देना है, तीनों में टैक्स देना है। इंडिया में रिसीव करेंगे तो भी तीनों को टैक्स लगेगा, इंडिया में अर्न करोगे तो भी तीनों को टैक्स लगेगा। इंडिया में रिसीव करो, अर्न करो और आउटसाइड रिसीव करो। क्रिकेट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, सबको पता है, इनकम मिल रहा है, पैसा बरस रहा है, तो इंडिया वाले कहेंगे भैया टैक्स लगाएंगे हम तो, क्योंकि इनकम कहाँ अर्न करी है, इंडिया में, भले वो फॉरेनर होगा तो भी। तो कोई बात इसको याद करने में दिक्कत आ रही है क्या? सबको ही टैक्स लगाना है, सब कुछ तो जोड़ना है सर। कुछ भी इनकम आई, यहाँ पे 10,000, 20,000, 30,000 जोड़ दिया। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अब यहां पर सोचो, इनकम में इंडिया का कोई रोल नहीं है, ना तो इनकम अर्न हो रही है ना रिसीव हो रही है, तो ऐसे में कौन से व्यक्ति को पैसा नहीं देना चाहिए? केवल फॉरेनर को, क्योंकि फॉरेनर तो वो वहां पे टैक्स भरेगा, उसने इनकम भी अर्न वहीं पे करी है और रिसीव भी अर्न वहीं पे करी है। इनकम अर्न भी यहां नहीं करी और रिसीव भी यहां नहीं करी, तो टैक्सेबल केवल ऑर्डिनरी को है, एनआरआई को है, नॉन टैक्सेबल रहेगा फॉरेनर को। बताओ, ये तो कॉमन सेंस है ना, हर कोई बता सकता है कि फॉरेनर है, उसको फॉरेन की इनकम पे इंडिया में कोई टैक्स क्यों देगा? वो तब टैक्स देता है जब वो इनकम इंडिया में अर्न करे या रिसीव करे। अगर अर्न और रिसीव दोनों नहीं हो रही है तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। बात समझ में आ गई? देखो, ये 4 पॉइंट आपने बना दिए, चारों आएंगे एग्जाम के अंदर। आपका क्वेश्चन 70 से 80% बन गया है। कितने परसेंट? 70 से 80% बन गया। अब आ जाओ अगला, एनी इनकम आउटसाइड इंडिया। कोई इनकम आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन वो कंट्रोल कहां से हो रही है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। कोई धंधा है, एयर एशिया का धंधा है, वो बाहर इनकम अर्न कर रही है, कंट्रोल इंडिया से कर रही है, तो भी इस केस के अंदर एनआरआई को भी पैसा देना चाहिए? नहीं, एनआरआई को भी पैसा देना चाहिए, सॉरी, एनआरआई को भी पैसा देना चाहिए, नहीं गलत भूल गया, है ना। केवल कौन पैसा नहीं देगा? अपना फॉरेनर पैसा नहीं देंगे, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। कंट्रोल हो रहा है बिजनेस इंडिया से, लेकिन अर्न और सारी चीजें बाहर की है, तो फॉरेनर पैसा नहीं देगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरा इंडिया से कंट्रोल करते हैं, लेकिन पैसा पूरा बाहर ले जाते हैं, ये फॉरेन कंपनीज की हो गई। अब ये जो मैंने मिटाया था इसको वापस से मिटा देते हैं, और अब आपको समझाने की इस कड़ी पर आखिरी पड़ाव पे मैं ले आया हूं। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। यहां पर बिजनेस प्रोफेशन थे, एनी अदर सोर्स, कोई गैमलिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सैलरी हो सकती है, ठीक है। रेसिडेंट को तो टैक्स देना ही देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है कोई बंदा, और वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, लेकिन वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो एनआरआई को भी टैक्स फ्री होता है और फॉरेनर को भी टैक्स फ्री होता है। अब इस पूरी टेबल को याद करने के लिए एक बात आपको बता देता हूं। फॉरेनर अगर कोई है, यानी कि नॉन रेसिडेंट, फॉरेनर को क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट है तो उसको 3 हेड पे टैक्स नहीं देना होगा। कौन से हेड पे? यदि वो इनकम बाहर ही अर्न करे और बाहर ही रिसीव करे, इंडिया में कोई आए नहीं। अगर उसका कोई धंधा इंडिया से भी चलता है, अगर बिजनेस चल रहा है, सैलरी है, कुछ भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अर्न आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अर्न और रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया होगा, तो वो भले बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, भले बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है या उसका हेड ऑफिस इंडिया में है, फॉरेनर को टैक्स नहीं देना है इंडिया में, केवल फॉरेनर को। जो एनआरआई है भैया, एनआरआई को केवल एक जगह टैक्स में रिबेट दी गई है, छुट्टी दी गई है, जब वो अर्न तो बाहर कर रहे हैं और वो कोई बिजनेस से अर्न नहीं कर रहे, बिजनेस या प्रोफेशन सर्विस सेक्टर से अर्न नहीं कर रहे हैं। कोई गेमलिंग कर ली, कोई स्पेकुलेशन हो गया, कोई हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि लंदन में किसी व्यक्ति ने, एनआरआई ने कोई इनकम अर्न करी, हाउस प्रॉपर्टी सेल करी, उससे कुछ उसको कैपिटल गेन हुआ, तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। लेकिन वही अगर लंदन में बेचने वाला व्यक्ति कोई भारतीय हुआ, है ना, कोई भारतीय हुआ, मैं नहीं हूं, है ना, अपना कोई मकान नहीं, कोई भारतीय हुआ, तो उसको इंडिया में भी उसकी इनकम पे टैक्स देना होगा, उसके कैपिटल गेन पे टैक्स देना होगा। यानी जो रेसिडेंट है उसके केस में तो जितनी भी मदद दी हुई होंगी क्वेश्चन में सब जोड़ देना, जितनी भी इनकम दी है जोड़ दोगे। एनआरआई के केस में भी जोड़ देना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन में कमी देखने को मिलता है। केवल फॉरेनर में आपको जो इनकम इंडिया में वो अर्न नहीं कर रहा, रिसीव नहीं कर रहा, और वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो या ना हो रहा हो, अपन उसको नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है? जो भी इंडियन की इनकम है जोड़ देना, एनआरआई की सारी इनकम जोड़ देना, बन जाएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट रेयर देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। और जो नॉन रेसिडेंट है, यानी जो फॉरेनर है, उसका जो आपको जोड़ना है वो केवल वो इनकम मत जोड़िए जो उसने बाहर अर्न करी हो,
बाहर अर्न और रिसीव करिए, इंडिया का नाम नहीं होना चाहिए। आउटसाइड इंडिया अर्न एंड आउटसाइड रिसीव, भले उसका बिजनेस यहाँ चल रहा हो, इंडिया से रेगुलेट हो रहा हो, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। सिंपल है ना, क्लियर है। यानी कि अगर मैं दोनों में अगर ये मानता हूं इसकी 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो यहां पर इसकी टोटल आएगी कितनी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां इसकी टोटल आएगी 6 लाख। अगर हर हेड में वो 1 लाख की इनकम अर्न करता है, यहाँ टोटल आएगी 5 लाख, और यहाँ टोटल आएगी 1 2 3 लाख। ये 5 6 3 का 3 6 5 3 का नियम याद रखना, 6:5:3, ये रूल याद रख लेना, याद करने के लिए आसान हो जाएगा। इंडिया का नाम नहीं होगा तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, केवल फॉरेनर को, एनआरआई को तो देना है और ऑर्डिनरी पर्सन को तो देना ही देना है, सामान्य व्यक्ति तो हमेशा पिसाएगा। सारे न्यूमेरिकल बता दिए हैं, कोई चिंता मत करो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करना। बहुत 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 शुभेच्छा आपको कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से करके आना, थोड़ा सा फीडबैक देके जाना। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड हार्ड वर्क। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।